हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे बहुत दिनों से ये वीडियो बनाने का मन कर रहा था, मगर टाइम की वजह से और कुछ पर्सनल कारण की वजह से बना नहीं पा रहा था। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। दोस्तों, अभी बहुत सारे नए लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, बहुत सारे लोग अभी स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से नहीं जाने हैं। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको नहीं पता होगा। तो ये आज का जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने बेसिकली जो बिगिनर्स हैं, स्टॉक मार्केट के जो नए प्लेयर्स हैं, उनके लिए बनाया है, ताकि ये वीडियो देखने के बाद स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो भी शब्दावली है, उसके ऊपर उनका क्लैरिटी हो जाए, एकदम साफ हो जाए उनको। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप लोग स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स हैं, शुरुआती स्टेज में हैं, और दोस्तों यदि आप लोग पुराने भी हैं, तो कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजी सब आपको कन्फ्यूजन होगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे नोट डाउन करने की कोशिश किया है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक डायरी या एक कॉपी, नोटबुक आप लेके सामने सामने बैठिए। जैसे जैसे मैं आपको शब्द के विषय में क्लैरिफाई करते जाऊंगा, डिफाइन करते जाऊंगा, आप उसका शॉर्टकट नोट बना लीजिए, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने के लिए भी आसानी हो। और यदि आपका छूट जाता है या कुछ कन्फ्यूजन रहता है, तो फिर वापस से वीडियो आप देख सकती हैं और देख सकते हैं सब लोग। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। स्टॉक मार्केट को समझते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें छूट गया होगा। दोस्तों, मैंने कोशिश किया है बहुत सारी चीज़ इनकॉर्पोरेट करने के लिए, समावेश करने के लिए। यदि छूट गया है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना के आपका क्लैरिफाई करूँगा चीज़ें को। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है स्टॉक मार्केट। तो पहले स्टॉक मार्केट के विषय में जानते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों, कोई भी देश में कोई भी देश का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है कैपिटल मार्केट, दूसरा है मनी मार्केट, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो ये ध्यान देना जरूरी है आप लोगों को कि स्टॉक मार्केट समझने से पहले कि ये मनी मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट क्या होता है। दोस्तों, आज मैं एकदम सरल भाषा में हर चीज़ आपको समझाऊंगा, कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। टेक्निकल डेफिनेशन बताऊंगा तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो एकदम सरल भाषा में एग्जाम्पल वाइज मैं आपको समझने के तरीके से मैं बताऊंगा। हर शब्द को आपको क्लियर हो जाए, इस तरीके से मैं बताऊंगा। तो हर शब्द को अच्छी तरह से जानिएगा। तो कोई भी अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी होता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है कैपिटल मार्केट, दूसरा है मनी मार्केट। तो दोस्तों, जितने भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे मनी मार्केट में आते हैं। मैंने पहले भी बताया, कोई टेक्निकल डेफिनेशन मैं नहीं दूंगा, ये प्योरली एकदम समझाने के हिसाब से सरल भाषा में मैं जाऊंगा, आप समझ पाएंगे। तो जितने भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे मनी मार्केट के अंडर आते हैं, जिसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कोई भी देश का सेंट्रल बैंक। तो ये इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये सरल लैंग्वेज में मैंने समझाया। दूसरा पार्ट में आता है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के अंदर आता है दोस्तों, कैपिटल मार्केट के अंदर आता है आपका पूंजी बाजार, यानी कि स्टॉक मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज आता है, जो कि NSE BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अभी मेजर रूप से इंडिया में कार्यरत है। तो दोस्तों, ये जो NSE BSE है, ये स्टॉक मार्केट है जो कि कैपिटल मार्केट अंतर्गत आते हैं। और कैपिटल मार्केट अंतर्गत दो टाइप के मार्केट आते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत आता है सेकेंडरी मार्केट में आता है दोस्तों स्टॉक मार्केट, और प्राइमरी मार्केट में आता है दोस्तों IPO, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी शुरू में जब शेयर इश्यू करता है, तो वो जो भी मार्केट में शेयर बेचता है, वो मार्केट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट एक सेकेंडरी मार्केट है, और जो IPO है वो प्राइमरी मार्केट है। तो कैपिटल मार्केट को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है।
प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट आपको पता चल गया, ऐसा मार्केट है जिसमें शेयर पहली बार इशू किया जाता है और बाद में उसको जो लिस्टिंग किया जाता है, जब शेयर होल्डर के पास पहुंच जाता है तो कुछ दिन बाद, जनरली 4 से 5 दिन के बाद में उसको NSE BSE में लिस्ट किया जाता है ताकि उसका ट्रेडिंग हो सके, उसका बाई सेल हो सके। तो दोस्तों अब क्लैरिटी आपको हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो स्टॉक मार्केट समझने से पहले हम लोग ने समझा कि इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट में सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं और कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब पहली बार जब शेयर इश्यू होता है उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, जिसमें IPO आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और जब वो लिस्टिंग होता है वो सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है, जिसको हम लोग NSE BSE के रूप में जानते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के विषय में के रूप में जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अब स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है, अब इसको सिंपली समझते हैं, स्टॉक को हम लोग शेयर भी बोलते हैं दोस्तों। अभी थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ आपको टेक्निकल डिफरेंस क्या है शेयर और स्टॉक में। शेयर जनरली शेयर और स्टॉक को एक ही रूप में लिया जाता है दोस्तों, मगर जनरली शेयर प्राइमरी मार्केट में बोला जाता है जब IPO आता है, और जब वो लिस्ट हो जाता है तो उसको स्टॉक बोला जाता है। शेयर का प्राइस फिक्स होता है मगर स्टॉक का प्राइस फिक्स नहीं होता है। स्टॉक का प्राइस डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करता है, जहाँ की शेयर का प्राइस फिक्स होता है। मगर चलन चलती के लैंग्वेज में शेयर और स्टॉक को समान माना जाता है, मगर टेक्निकली ये डिफरेंट है। शेयर पहली बार जब इश्यू किया जाता है उसको शेयर कैपिटल बोला जाता है, जब वो लिस्टेड हो जाता है तब उसको स्टॉक बोला जाता है। इसलिए शेयर मार्केट से ज़्यादा स्टॉक मार्केट बोला जाता है दोस्तों। तो ये टेक्निकल डिफरेंस है, मगर आप लोग सेम तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। मगर कोई यदि टेक्निकल डिफरेंस पूछे तो आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आइए स्टॉक मार्केट क्या है जानते हैं। तो स्टॉक मार्केट दोस्तों, स्टॉक मतलब होता है, मैंने अभी भी बताया, स्टॉक मतलब होता है शेयर। यदि कोई कंपनी का आप हिस्सेदारी खरीदते हैं, जैसे मान के चलिए रिलायंस इंडस्ट्री का आपने 10 शेयर खरीद लिया, तो उतने अमाउंट का अभी 1200 अराउंड रुपया चल रहा है, तो 12,000 रुपये का आप शेयर होल्डर, आप मालिकाना हक आपका हो गया वो कंपनी में। तो वो मालिकाना हक के लिए जो शेयर का बाई सेल होता है वो उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट। तो सिंपल है, कोई भी मार्केट में आप जैसे सब्जी बाजार में जाते हैं तो सब्जी का बाई सेल होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में शेयर का बाई सेल होता है। कोई खास बात इसमें है नहीं दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां स्टॉक का यानी कि शेयर, पहले वो शेयर के रूप में था, अब वो स्टॉक के रूप में है। तो जहाँ स्टॉक का बाई सेलिंग होता है उसको ही हम लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई जानने का उतना आवश्यकता नहीं दोस्तों, इतना जानेंगे तो काफ़ी है। तो दोस्तों मुझे लगता है स्टॉक मार्केट आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, शुरू से मैंने अंत तक बताया आपको। नेक्स्ट है दोस्तों शेयर। अब आइए जानते हैं दोस्तों शेयर क्या होता है। तो अभी मैंने बताया, मान के चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ कि शेयर क्या है। अब मान के चलिए आप बाजार से आलू खरीद के ला रहे हैं, तो आपको कितना आलू खरीदा यदि कोई पूछता है आपसे, तो आप बोलेंगे 5 किलो मैंने खरीदा या 1 किलो खरीदा। इसका मतलब है उसका जो वेट है, उसको मेजर करने का जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट यूनिट, यानी कि किलोग्राम। तो पोटैटो को यानी कि आलू को किलोग्राम में नापा जाता है। वैसे ही किसी भी कंपनी के जो ओनरशिप है, मालिकाना हक है, उसको मेज़र किया जाता है, उसको मेज़र किया जाता है आपका शेयर में। यानी कि मान के चलिए आप रिलायंस के मालिक हैं, कितने शेयर के मालिक हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मैं 10,000 शेयर का मालिक हूँ, 20,000 शेयर का मालिक हूँ, 100 शेयर का मालिक हूँ। ऐसा मालिकाना हक का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको हम लोग शेयर से नापते हैं। शेयर से जो नापा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो मालिकाना हक नापा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि शेयर। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाया अभी। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट भी हम लोग को क्लियर हो गया और शेयर भी क्लियर हो गया। अब दोस्तों आइए जानते हैं डिविडेंड क्या है। अब मान के चलिए आपने रिलायंस इंडस्ट्री का 12,000 रुपये का शेयर लिया और रिलायंस इंडस्ट्री ने मान के चलिए 10% का डिविडेंड अनाउंस किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका 12,000 का 10%, यानी कि आपका 10% जनरली फेस वैल्यू, जो कंपनी का फेस वैल्यू होता है, मान के चलिए कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है और 10% डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, तो 1 रुपया
आपको डिविडेंड मिलेगा पर शेयर। मान के चलिए आपने 100 शेयर खरीदा है तो 1 रुपया के हिसाब से आपको 100 रुपया मिलेगा। 1000 शेयर आपने खरीदा है तो 1000 रुपया मिलेगा। तो जनरल जब भी डिविडेंड कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू में दोस्तों, तो यदि डिविडेंड का परसेंटेज दिया है तो उसका फेस वैल्यू आप लोग देखिएगा, और फेस वैल्यू देखने के बाद ही उसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। या यदि मार्केट प्राइस में निकालेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी मैंने क्लियर किया। तो डिविडेंड होता क्या है दोस्तों? डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, लाभ का अंश, यानी कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो कोई भी कंपनी यदि प्रॉफिट करता है उसका कुछ पार्ट यदि शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो अब क्लियर हो गया होगा दोस्तों डिविडेंड। तो डिविडेंड दो टाइप का होता है जनरली, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। किसी भी फिस्कल ईयर में आपका डिविडेंड यदि ड्यूरिंग द ईयर 2-3 बार देता है कंपनी, जैसे वेदांता देता है, तो उसको ड्यूरिंग द ईयर देने जो डिविडेंड दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, और जो फाइनली दिया जाता है ईयर के एंड में उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। तो दोस्तों डिविडेंड मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों शब्द के पीछे हर शब्द आप नोट कीजिए। आप नोटबुक, मैंने पहले भी बताया, नोटबुक लेके बैठिए ताकि आपको आज ये डिटेल वीडियो है, आप मिस मत कीजिएगा। डिटेल वीडियो देखिएगा, आपको स्टॉक मार्केट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा आज। नेक्स्ट है दोस्तों म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या है? सिंपल है दोस्तों, म्यूचुअल फंड और आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मतलब होता है आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं। डीमैट अकाउंट क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। डीमैट अकाउंट खोलते हैं, उसके बाद उसमें पैसा डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट आपका खुलता है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दो टाइप का होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर आपका डीमैट में रहता है। तो ये जो तरीका है ये आप अपना डीमैट अकाउंट खोल के करेंगे तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली आपने इन्वेस्टमेंट किया। आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है अपना ब्रोकर का ऐप में, जो ब्रोकर में आप अकाउंट खोलते हैं उसके ऐप में आप देख सकते हैं किन किन शेयरों में आपने पैसा लगाया। मगर यदि म्यूचुअल फंड की बात करें तो इनडायरेक्ट है, आप इसको मैनेज नहीं करते हैं, न कि ब्रोकर मैनेज करता है, ये कोई फंड मैनेजर मैनेज करता है। असेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड जनरली मैनेज करता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एएमसी भी बोला जाता है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहां बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर स्कीम के तहत। तो बहुत सारे स्कीम डिवाइड किया गया है सेबी द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा, जैसे कि इक्विटी स्कीम में 11 स्कीम है, डेप्ट स्कीम में आपका 16 स्कीम है, हाइब्रिड स्कीम है, और आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में 2 है, जैसे कि चिल्ड्रन ओरिएंटेड और रिटायरमेंट फंड। उसके बाद आपका अदर फंड्स हैं। तो ये कैटेगोराइज जो सेबी ने किया है, ये स्कीम में हर स्कीम में अलग अलग पैसा कलेक्ट किया जाता है, और वो कलेक्ट किया हुआ पैसा एक फंड मैनेजर, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसके लिए वो एक्सपेंस रेशियो यानी कि खर्च उसमें काटता है, और बाकी पैसा इन्वेस्टर को एनएवी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट असेट वैल्यू। तो हमेशा दोस्तों म्यूचुअल फंड का जो प्राइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट असेट वैल्यू। तो शेयर का प्राइस होता है, म्यूचुअल फंड का एनएवी होता है। तो मान के चलिए यदि एनएवी 10 रुपया है और आप 10,000 लगा रहे हैं तो आपको 1,000 यूनिट मिलेगा, 20 रुपया है तो 500 यूनिट मिलेगा। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड एनएवी में मेजर किया जाता है, एनएवी इसका प्राइस है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, और फंड मैनेजर सेबी के डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग स्कीम में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। जो आप देख नहीं सकते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो एक एक्यूमुलेटेड सेक्टर दिखाता है, पर आपका पैसा कहाँ गया है, क्या गया है, आपको पता नहीं चलता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है दोस्तों, मगर ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड है क्या और इसका प्राइसिंग क्या है, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। और दोस्तों म्यूचुअल फंड में हमेशा लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो काफ़ी लाभ करते हैं, क्योंकि उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। और दोस्तों म्यूचुअल फंड शॉर्ट टाइम में देखेंगे तो उतना रिटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा म्यूचुअल फंड को आपको लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में 2 टाइप से आप इन्वेस्ट करते हैं जनरली, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि मंथली बेसिस में या डेली बेसिस में आपका एक पीरियडिकल बेसिस में आपका अकाउंट से पैसा कटता है, ऑटोमेटिकली मैंडेट आपको देना पड़ता है और वो जमा होते जाता है। और दूसरा लमसम, एक ही बार आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मान के चलिए आपके पास बल्क अमाउंट है तो एक ही बार भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 2 टाइप का होता है,
होने के लिए SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी होता है, मगर वो सिस्टमैटिक में ही आता है। तो लॉन्ग और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये दो तरीके से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो दोस्तों अब समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। आइए जानते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है डे ट्रेडिंग। तो इसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोलते हैं, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग मतलब होता है दोस्तों, एक ही दिन में आप किसी भी आइटम को, चाहे शेयर हो चाहे कोई भी आइटम हो, एक ही दिन में बाई करते हैं और उसी दिन बेच देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डे ट्रेडिंग। तो ये तो सिंपल है, आप समझ में आ गया होगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग सेम है दोस्तों। और इंट्राडे ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग में एक और टेक्निकल वर्ड है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, जिसको MIS बोलते हैं। तो दोस्तों MIS जो होता है, MIS एक फंक्शन होता है ब्रोकर के ऐप में, जो कि 3:15 में ऑटोमेटिकली कट जाता है। यदि आप MIS सेलेक्ट करते हैं तो किसी ब्रोकर में इंट्राडे लिखा रहता है, किसी ब्रोकर में MIS लिखा रहता है, तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन को 3:15 बजे या 3:20 तक काट देता है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। इसको हम लोग बोलते हैं MIS या इंट्राडे। तो डे ट्रेडिंग में आपका MIS इंक्लूडेड होता है, मगर डे ट्रेडिंग में यदि आप MIS और इंट्राडे सेलेक्ट नहीं करते हैं, आप और किसी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जैसे कि डिलीवरी, कैरी फॉरवर्ड, तो आपका 3:15 में नहीं करता है सौदा, आपका 3:29 तक, मार्केट बंद होने तक आप इंतजार कर सकते हैं। उसको भी डे ट्रेडिंग ही बोला जाता है। इसलिए एक स्लोगन है, ऑल डे ट्रेडिंग आर नॉट MIS एंड इंट्राडे, बट ऑल इंट्राडे एंड MIS आर डे ट्रेडिंग। अब समझ में आ गया होगा, डे ट्रेडिंग इंट्राडे और MIS है, मगर सब इंट्राडे और MIS डे ट्रेडिंग नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इंडेक्स। तो दोस्तों इंडेक्स मतलब होता है बंच ऑफ आइटम्स। तो कोई भी बंच ऑफ आइटम्स है और कोई पर्टिकुलर सेक्टर को, कोई पर्टिकुलर आइटम को डिनोट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इंडिकेट करता है, तो वो बंच ऑफ आइटम को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। जैसे निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, जो कि मार्केट का एक इंडिकेटर है। 50 इंडिया के 50 बड़े कंपनियों का ये इंडिकेटर है। जैसे निफ्टी 50 मान के चलिए 23,500 चल रहा है, तो 23,500 के ऊपर जाता है, अभी मान के चलिए बाजार खुल गया 23,500 के ऊपर चला गया, तो हम लोग बोलते हैं कि बाजार आज ऊपर है। और यदि कम हो गया तो फिर हम लोग बोलते हैं आज बाजार गिरा हुआ है। तो एक इंडिकेशन देता है इंडेक्स हमेशा। जैसे इंडेक्स बहुत सारे हैं, निफ्टी IT का सेक्टर है, निफ्टी कंजम्पशन है, निफ्टी बैंक है। तो मान के चलिए निफ्टी बैंकों का बंच है, 10-11 बैंक का बंच है ये। तो जो भी बंच है, इसको एक मार्केट इंडिकेटर के रूप में लिया जाता है। इसमें ट्रेड भी होता है, ऑप्शन, फ्यूचर, F&O, जो कि मैं आने वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, तो इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा। इंडेक्स एक इंडिकेटर है, इंडेक्स बंच ऑफ आइटम्स है। मैंने पहले भी बताया दोस्तों, ज़्यादा टेक्निकल मैं बात नहीं करूंगा आपसे, एकदम सरल लैंग्वेज में आपको हर चीज़ समझाऊंगा ताकि आपको दिमाग में समझ में आए। टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करूंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग बहुत आप सुने होंगे। तो एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग मतलब होता है खरीदना और बेचना शॉर्ट टर्म के लिए। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को बोला जाता है शॉर्ट टर्म एक्टिविटी। ये शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है, और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी होता है। इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, और 1 साल से कम, 1 दिन से लेके 1 साल तक यदि आप करते हैं तो उसको ट्रेडिंग में काउंट किया जाता है। तो दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग मतलब होता है जब आप कोई कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का एल्गोज यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का पैरामीटर्स यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो उसको बोला जाता है एल्गो ट्रेडिंग। तो एल्गो ट्रेडर्स क्या करते हैं, सर्टेन पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए, और वो आपका उस हिसाब से आप उसको सेट करके अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको वो ऑटोमेशन में चला जाता है, ऑटोमेटिक वो अपना काम करते रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो ट्रेडिंग या अल्गो ट्रेडिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए जानते हैं, नेक्स्ट आइटम है आस्क रेट और बीड रेट। दोस्तों यदि आप ब्रोकर के ऐप में देखेंगे तो आपको 2 चीज़ें दिखेंगे। जब आप कोई भी आइटम में क्लिक करेंगे प्राइस में, तो आपको एक आस्क रेट दिखेगा, एक बीड रेट दिखेगा। बीड रेट मतलब होता है कि बाजार में जो खरीदने के लिए रेडी है और उसका सबसे हाईएस्ट प्राइस ऊपर दिखाएगा, सबसे लोएस्ट प्राइस ऊपर सबसे हाईएस्ट प्राइस ऊपर दिखाएगा। और दोस्तों जो आस्क प्राइस है वो सेल प्राइस होता है। और दोस्तों सेल प्राइस जब कोई आदमी बेचता है तो हाईएस्ट प्राइस में बेचता है, और दोस्तों बेस्ट जो सेल प्राइस है वो आस्क प्राइस में दिखाएगा। तो आस्क प्राइस हमेशा आप सोचिएगा कि
और यदि आप खरीदना जा रहे हैं तो आपको आस्क प्राइस में मिलेगा, जो फर्स्ट आस्क प्राइस दिखाएगा उसी में आप बाई कर सकते हैं। और यदि आप बेचने जा रहे हैं तो फर्स्ट बीड रेट जो है उसी में आपका बिकेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप आस्क रेट और बीड रेट को समझ सकते हैं। तो आस्क रेट मतलब होता है बेचने वाला रेट जो आप खरीद सकते हैं, और बीड रेट मतलब होता है खरीदने वाला रेट जो आप बेचते हैं तो वो बीड रेट में बिकता है। नेक्स्ट है दोस्तों बॉन्ड। दोस्तों बॉन्ड मतलब होता है ऋण पत्र, यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट यदि अपना फंड यदि कंपनी को चाहिए या यदि गवर्नमेंट को चाहिए तो वो ऋण पत्र इश्यू करता है रिटेलर्स को, आपका आम पब्लिक को पैसा कलेक्शन करने के लिए, अपना फंड को जुटाने के लिए, अपना लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, जो भी पर्पस हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। उसका एक शॉर्ट एंड मैच्योरिटी होता है क्योंकि ये लोन पेपर है, और शॉर्ट एंड इंटरेस्ट रेट उसमें पे किया जाता है। एक्सक्यूज दोस्तों 1 मिनट के लिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन दोस्तों। तो बॉन्ड में थे हम लोग। तो बॉन्ड में दोस्तों बॉन्ड एक लोन पेपर है जो कि कॉरपोरेट और गवर्नमेंट को यदि पैसा चाहिए तो वो लोग आम जनता को, आम रिटेलर्स को इश्यू करके पैसा कलेक्शन कर सकते हैं। इसमें इंस्टीट्यूशन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे रेटिंग होता है, AAA रेटिंग, AA रेटिंग, B++, ये सारे रेटिंग होता है। रेटिंग एजेंसी इसको रेटिंग करता है। AAA रेटिंग मतलब होता है कि वो बॉन्ड काफ़ी सेफ है, कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। तो ये सारे रेटिंग्स आप वो बॉन्ड में आती है। तो बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। डिवेंचर्स भी वही है दोस्तों, डिवेंचर भी ऋण पत्र है। डिवेंचर और बॉन्ड टू सम एक्सटेंट सेम है। डिवेंचर भी एक ऋण पत्र है। डिवेंचर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टेबल, इसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। बस डिवेंचर और बॉन्ड टू सम एक्सटेंट सिमिलर है। आप डिवेंचर को भी ऋण पत्र मान सकते हैं और बॉन्ड को भी ऋण पत्र मान सकते हैं। जनरली डिवेंचर्स कंपनीज इश्यू करती है, गवर्नमेंट इश्यू नहीं करती है, और बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट भी इश्यू करती है और कॉर्पोरेट्स भी इश्यू करती है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से टॉपिक रिपीट करता हूँ। स्टॉक मार्केट मैंने बताया आपको, शेयर, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड, डे ट्रेडिंग क्या होता है, इंडेक्स, एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, आस्क रेट, बिड रेट, ये सारे चीज़ मैंने समझाया आपको। अब आइए जानते हैं दोस्तों कमोडिटीज़ क्या होती है। कमोडिटीज़ में बहुत सारे कमोडिटीज़ आते हैं, जैसे कि आपका धनिया हो गया, मेंथा ऑयल हो गया, आपका मेटल्स में आपका देखेंगे तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आपका जैसे अब एनर्जी सेक्टर में हो गया नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सारे कमोडिटीज़ के पार्ट हैं। तो कमोडिटीज़ में ज़्यादातर ट्रेडिंग होता है MCX में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में। तो यदि आप ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं, कोई भी ब्रोकर के साथ, तो वहाँ पे MCX आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, तभी जाके आप कमोडिटी का ट्रेड कर सकते हैं। NCDEX में भी ट्रेडिंग होता है, जैसे एग्रो बेस्ड कमोडिटीज़ का मैंने बताया, जैसे आपका धनिया का ट्रेडिंग हो गया, आपका मेंथा ऑयल का ट्रेडिंग हो गया। तो बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जो कमोडिटीज़ पार्ट में ट्रेड होते हैं। तो कमोडिटीज़ पार्ट में जो मैंने बताया, तो स्टॉक मार्केट में आप एक कमोडिटी सेगमेंट को भी इंजॉय कर सकते हैं ट्रेडिंग में। तो कमोडिटीज़ को हेजिंग पर्पज़, हेजिंग मतलब होता है रिस्क को कम करना। मान के चलिए हेजिंग मतलब होता है दोस्तों, आपको किसी चीज़ में, जैसे मान के चलिए रिलायंस इंडस्ट्री का आपने 12,000 का शेयर खरीद लिया है, और आपको लग रहा है कि ये नीचे जा सकता है, तो आप ऑप्शन में पुट बाई कर सकते हैं रिलायंस का, उसको हेजिंग बोलते हैं, ताकि नीचे जाए तो पुट आपको प्रॉफिट दे। आने वाले टॉपिक में मैं कॉल और पुट बताऊंगा ऑप्शन क्या होता है, अभी आते हैं उसमें हम लोग। इतना समझिए कि हेजिंग मतलब होता है रिस्क को कम करना। तो दोस्तों जो भी कमोडिटीज़ में रिस्क होता है वो हेजिंग से आप कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन भी करते हैं। स्पेकुलेशन मतलब एक तरफा ट्रेड लेते हैं। मान के चलिए सिल्वर बढ़ने जैसा लगा तो सिल्वर खरीद लेते हैं, मगर गिरता है तो लॉस हो जाता है। तो स्पेकुलेशन और हेजिंग, स्पेकुलेशन मतलब होता है एक तरफा ट्रेड लेना, यानी कि प्रॉफिट के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग क्लियर हुए कि कमोडिटी होता क्या है। तो कमोडिटी में बहुत सारे आइटम्स हैं, मैंने बताया आपको, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, ये सारे चीज़ होते हैं कमोडिटीज़ में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग मैंने पहले भी बताया दोस्तों, ट्रेडिंग मतलब होता है बाइंग और सेलिंग शॉर्ट पीरियड के लिए। एक साल तक, एक दिन से लेके एक साल तक को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं, और एक साल से ज़्यादा यदि आप करते हैं तो उसको हम लोग होल्ड करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में।
नेक्स्ट आइए जानते हैं दोस्तों करेंसी। करेंसी ट्रेडिंग में ये पहले होता था, अभी इसको रोक दिया गया है सेबी द्वारा। तो करेंसी ट्रेडिंग पहले होता था दोस्तों, तो यूएसडी आईएनआर में ज़्यादा वॉल्यूम होता था। जैसे आपको लग रहा है कि डॉलर मजबूत होगा तो यूएसडी आईएनआर को आप बाई कर सकते थे। यदि आपको लगता है कि डॉलर कमज़ोर हो जाएगा तो आप बेच के चल सकते थे। दो तरफा ट्रेडिंग इसमें होता था। करेंसी भी एक फ्यूचर ट्रेडिंग है, एफ एंड ओ ट्रेडिंग था। तो एफ एंड ओ ट्रेडिंग क्या होता है अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों करेंसी मतलब तो आपको पता ही है, किसी भी देश का करेंसी मुद्रा जो होता है उसमें ट्रेड किया जाता था। जनरली सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यूएसडी आईएनआर में था, मगर अभी फ़िलहाल ये बंद कर दिया गया है। और इसका जो था 1 लॉट 1000 का था दोस्तों, और ये पैसे में फ्लक्चुएट करता था, 10 पैसा, 20 पैसा, 40 पैसा, 30 पैसा ऐसे फ्लक्चुएट करता था। और इसका जो टिक साइज था वो था 0.0025 का। तो दोस्तों अभी तो ये बंद है, तो खास इसको अभी नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों डीमैट अकाउंट। अब मैंने पहले भी बताया दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, दोस्तों ये मैं जो जो टॉपिक्स बताते जाऊंगा आप नोट करते जाइएगा, आपको क्लेरिफाई हो जाएगा और एक नोटबुक में लिखते जाइएगा। डीमैट मतलब होता है, डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमैट्रलाइजेशन। पहले पेपर में शेयर होते थे, आपको पता ही है 1990 1995 ऐसे टाइम था जहाँ पे पेपर चलता था, पेपर शेयर्स। तो वो पेपर को जब डीमैटेरियलाइज करने का प्रोसेस शुरू किया, यानी कि डिजिटलाइज करने का प्रोसेस शुरू किया गया, उसके बाद वो मटेरियल फॉर्म में जो शेयर था पेपर में, पेपर को मटेरियल फॉर्म बोलते हैं, और मटेरियल को जब डीमैटेरियलाइज किया जाता है डिजिटल फॉर्म में उसको डीमैटेरियलाइजेशन बोलते हैं। तो डीमैटेरियलाइजेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको डीमैट बोलते हैं। तो डीमैट एक डिजिटल फॉर्म है, एक डिजिटल पेपर है, डिजिटल पेपर शेयर है जो डिजिटल रूप में जो भी शेयर आप खरीदते हैं वो डीमैट अकाउंट में रहता है। तो पहले पेपर में रहता था, अब डिजिटल फॉर्म में रहता है, उसी को हम लोग डीमैट अकाउंट बोलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, आप जितने भी शेयर खरीदेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे, तो वो आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। और डीमैट वर्ड कैसे पड़ा मैंने आपको बताया। पेपर शेयर मटेरियल फॉर्म में रहते थे और उसको डिजिटल फॉर्म में डीमैटेरियलाइज जो किया गया उसको डीमैट शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो दोस्तों ये डीमैट अकाउंट का जो नंबर होता है वो 16 डिजिट का होता है। तो जो भी 16 डिजिट का नंबर हो वो डीमैट अकाउंट नंबर होता है। उसमें पहला 8 नंबर वो ब्रोकर का होता है और नेक्स्ट जो 8 नंबर होता है वो क्लाइंट का होता है। तो ये आपको मैंने डीमैट अकाउंट के विषय में बताया दोस्तों। नेक्स्ट होता है दोस्तों इक्विटी शेयर्स। किसी ने आपसे इक्विटी शेयर के विषय में पूछा, तो इक्विटी शेयर और शेयर एक ही है, यानी कि मालिकाना हक जो भी शेयर में आपको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में ज़्यादातर प्रेफरेंस शेयर में मालिकाना हक नहीं मिलता है। एक होता है रिडीमेबल शेयर, दूसरा होता है इरिडीमेबल शेयर। रिडीमेबल मतलब होता है कि शॉर्ट एंड मैच्योरिटी पीरियड के टाइम में। प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी डिविडेंड पाना होता है, कोई भी फैसिलिटी हो, कोई भी प्रेफरेंस हो, वो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। जैसे डिविडेंड हो गया और भी चीज़ें हो गए, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहला हक लगता है। तो इसलिए इसका नाम ही प्रेफरेंस शेयर रखा गया है। मगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मालिकाना हक नहीं होता है, इक्विटी शेयर का होता है। तो एक होता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, दूसरा नॉन कन्वर्टिबल भी होता है। कन्वर्टिबल बाद में इक्विटी में चेंज हो जाता है, नॉन कन्वर्टिबल चेंज नहीं होता है, वो मैच्योरिटी में सेटल हो जाता है। तो इतना मैंने बताया दोस्तों इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के विषय में आपको। नेक्स्ट होता है डेरिवेटिव्स। देखिए दोस्तों, एक स्टॉक मार्केट में आपको दो सेगमेंट मिलेंगे, एक इक्विटी सेगमेंट, दूसरा डेरिवेटिव सेगमेंट। तो इक्विटी सेगमेंट मैंने बताया शेयर रिलेटेड ये सेगमेंट है। शेयर आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सिर्फ आपको शेयर मिलेंगे, मगर उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है। आप जिंदगी भर भी होल्ड कर सकते हैं, आपके बेटा नाती पोता भी उसको होल्ड कर सकता है लॉन्ग टाइम तक। तो शेयर में कोई मैच्योरिटी नहीं होता है। मगर डेरिवेटिव्स को आपको मैं समझाऊंगा एकदम सरल भाषा में। डेरिवेटिव्स मतलब होता है किसी से डिराइव हुआ है। तो दोस्तों डेरिवेटिव तीन टाइप का डेरिवेटिव मैं समझाऊंगा आपको। एक इक्विटी डेरिवेटिव, दूसरा आपका इंडेक्स डेरिवेटिव और तीसरा कमोडिटी डेरिवेटिव। करेंसी डेरिवेटिव भी है, मगर अब करेंसी बंद हो गया है, तो इसके वजह से मैंने तीन ही आपको समझाने की कोशिश में करूंगा। पहला इक्विटी डेरिवेटिव। तो इक्विटी डेरिवेटिव मतलब होता है दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन सुने होंगे, तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन को ही डेरिवेटिव बोला जाता है, क्योंकि ये इक्विटी, इंडेक्स और कमोडिटी से डिराइव हुआ है। तो डेरिवेटिव में फ्यूचर और ऑप्शन और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस से ही आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरी नहीं है। फ्यूचर ऑप्शन एकदम सरल लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूंगा। इक्विटी में आपको मैंने पहले बताया, इक्विटी में आपका
मैच्योरिटी नहीं होता है, आप लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। अब इधर आ जाइए डेरिवेटिव में, फ्यूचर ऑप्शन में मैच्योरिटी होता है। तो कभी भी किसी भी आइटम में आपको डेट दिखे, जैसे कि सिल्वर February 29, मतलब February 29 में वो एक्सपायर हो जाएगा। जैसे निफ्टी आपका मार्च 29, निफ्टी मार्च 29 ऐसे लिखा है, तो फिर आपका वो फ्यूचर है। तो दूसरा मान के चलिए, मतलब डेट किसी में भी आपको दिखे, सिंपल है डिफरेंस आपका फ्यूचर और ऑप्शन और इक्विटी का। इक्विटी में आपको डेट देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको डेट मिलेंगी, एक्सपायरी मिलेंगी। तो एक डिफरेंस तो आपको पता चल गया कि डेट मिलता है। और दोस्तों दूसरा डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ फ्यूचर और ऑप्शन का और इक्विटी का। इक्विटी में आपको M2M कैलकुलेट नहीं होता है। M2M मतलब होता है मार्क टू मार्केट, यानी कि मान के चलिए आपके लेजर में 1 लाख रुपया है, अभी आपने 1 लाख का शेयर खरीद लिया, अब वो शेयर डाउन हो गया, आपका मान के चलिए 10,000 रुपया, 90,000 का हो गया, तो 10,000 रुपया आपका जो बाकी पैसा है उससे नहीं कटता है। मगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, जनरली फ्यूचर में, ऑप्शन में तो प्रीमियम होता है, उसका तो कोई बात नहीं है। फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों, फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो फ्यूचर ट्रेडिंग में किसी भी आइटम, चाहे आप इक्विटी डेरिवेटिव का बात करें, इक्विटी फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, या आपका बात करें इसका कमोडिटी फ्यूचर का, मान के चलिए सिल्वर February 29 ये फ्यूचर है। आपका दूसरा मान के चलिए इंडेक्स डेरिवेटिव निफ्टी मार्च 29 ये फ्यूचर है। तीसरा आपका मैंने पहले भी बताया दोस्तों, टेक्निकल लैंग्वेज मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर को डिफाइन करना पड़ेगा। फ्यूचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं एकदम सरल लैंग्वेज में आज आपको लोगों को क्लियर कर दूंगा, ताकि समझना जरूरी है दोस्तों। टेक्निकल डेफिनेशन से भी ज़्यादा आपको समझना जरूरी है कि फ्यूचर और ऑप्शन होता क्या है। तो पहले मैं फ्यूचर में आता हूँ। तो फ्यूचर में और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, इक्विटी में मैच्योरिटी नहीं होता है, फ्यूचर में मैच्योरिटी होता है। इक्विटी में M2M कैलकुलेट नहीं होता है, जैसे आपका 10,000 रुपया आपका गिर गया शेयर का वैल्यू, तो आपका बाकी जो पैसा है उससे नहीं कटता है। मगर यदि आप फ्यूचर ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर आपने ले लिया 1 लाख रुपया मार्जिन देके, उसमें मार्जिन देना पड़ता है। फ्यूचर में पूरा पैसा आपको पे नहीं करना पड़ता है, जनरली 20% to 25% आपको मार्जिन में काम बन जाता है। मान के चलिए सिल्वर यदि 90,000 का है, तो 15 से 20,000 रुपया डाल के आप 1 किलो सिल्वर खरीद सकते हैं, वो मार्जिन होता है। तो मान के चलिए आपने मार्जिन डाल दिया, एक एग्जाम्पल से समझते हैं M2M। मान के चलिए आपने मार्जिन डाल दिया 20,000 रुपया और 1 किलो आपने सिल्वर खरीद लिया, और मान के चलिए उसी दिन 5,000 नीचे आ गया सिल्वर, तो आपका 20,000 रुपया से 5,000 रुपया अगले दिन कट जाएगा, तो आपका बाकी हो जाएगा 15,000। तुरंत ब्रोकर आपको फ़ोन करेगा या मैसेज भेजेगा कि 5,000 रुपया आप मेंटेन कर दीजिए, नहीं तो आपका सौदा कट जाएगा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसमें M2M कैलकुलेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क टू मार्केट, जो कि इक्विटी में नहीं होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर और इक्विटी का डिफरेंस, पहला एक्सपायरी डिफरेंस है, दूसरा M2M डिफरेंस है। तो इतना समझने के बाद थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। और इक्विटी में पूरा पैसा देना पड़ता है कोई भी शेयर होल्ड करने के लिए, मगर फ्यूचर में आपको नहीं देना पड़ता है, मगर फ्यूचर में आप लॉन्ग टाइम होल्ड नहीं कर सकते हैं। एक्सपायरी में जो भी आपका लॉस प्रॉफिट हो वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ब्रोकर आपका सौदा काट देगा। और दोस्तों ये एकदम सरल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया दोस्तों। तो फ्यूचर, अब आइए जानते हैं ऑप्शन। तो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों डेरिवेटिव है दोस्तों। तो ऑप्शन में भी सिमिलरिटी है, फ्यूचर और ऑप्शन सेम ही है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऑप्शन में एक डिफरेंस क्या है दोस्तों, फ्यूचर जैसे आपको मार्जिन नहीं देना पड़ता है, ऑप्शन में एक शॉर्ट एंड प्रीमियम, उसमें प्राइस नहीं होता है। जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री जो कि इक्विटी डेरिवेटिव है, इक्विटी रिलायंस इक्विटी हो गया, और रिलायंस फ्यूचर, जब रिलायंस फ्यूचर मार्च 29 आएगा तो रिलायंस का फ्यूचर हो गया, मगर रिलायंस इक्विटी में कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ रिलायंस लिखा हुआ रहेगा। तो आपको समझ में आ गया, जब डेट लिखा रहता है वो फ्यूचर हो जाता है। तो दोस्तों मान के चलिए रिलायंस मार्च 29 लिखा है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्यूचर है। अब रिलायंस मार्च 29 है, मगर फ्यूचर में देखिए दोस्तों, इक्विटी में आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं, मगर रिलायंस फ्यूचर में आपको लॉट खरीदना पड़ता है। लॉट से कम आपने, मान के चलिए 300 का लॉट है, तो आप 299 नहीं खरीद सकते हैं, 300, 600, 900 ऐसे खरीद सकते हैं। तो एक डिफरेंस और मैंने बता दिया, इक्विटी में लॉट होता है नहीं होता है, इसमें लॉट होता है। तो दोस्तों अब फ्यूचर तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपायरी होता है, M2M कैलकुलेट होता है, और लॉट में ये ट्रेड होता है। तो दोस्तों ये तो था फ्यूचर का। अब आ जाइए दोस्तों ऑप्शन का। तो ऑप्शन में दोस्तों एक सिंपल मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन में आप कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं,
जैसे मान के चलिए इसमें दो व्यू बना के चलते हैं। मैं एकदम सिंपल, मेरे ऑप्शन के वीडियोस भी हैं, आप जाके देख सकते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स का वीडियो है, ऑप्शन का वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको टेक्निकल चीज़ें सारे मिल जाएंगे। यहाँ मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है कि ऑप्शन में भी आप डेरिवेटिव है तो इसमें एक्सपायरी होगा ही, आपको पता ही है। तो इसमें ऑप्शन में भी आपको तीन टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। इक्विटी ऑप्शन जो कि शेयर वाला ऑप्शन है, जैसे रिलायंस का, आपका कोई भी टीसीएस का, कोई भी, वो इक्विटी ऑप्शन हो गया। दूसरा इंडेक्स ऑप्शन, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सारे आपके हो गए, सेंसेक्स, ये सारे हो गए आपके इंडेक्स ऑप्शन। और दोस्तों लास्ट में कमोडिटी ऑप्शन, जैसे क्रूड ऑयल का ऑप्शन, नेचुरल गैस का ऑप्शन। तो सारे डेरिवेटिव में आपको ऑप्शन फ्यूचर अवेलेबल मिलेंगे। तो फ्यूचर और ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, पहले ऑप्शन जानते हैं क्या है। तो ऑप्शन में क्या करते हैं दोस्तों, एक व्यू पहले शुरू में बनाते हैं कि बाजार या कोई भी आइटम, चाहे स्टॉक हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे कमोडिटीज हो, किस तरफ जा सकता है। ऊपर जा सकता है तो आप कॉल बाई करते हैं, जिसको हम लोग सीई डिनोट करते हैं। सीई क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग यूरोपियन ऑप्शन फॉलो करते हैं, अमेरिकन ऑप्शन फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए यूरोपियन का लास्ट में ई होता है, उसको सीई लिखा जाता है, कॉल यूरोपियन। तो यदि आपको लग रहा है कि किसी भी आइटम, चाहे स्टॉक हो, चाहे डेरिवेटिव, चाहे इंडेक्स हो, चाहे कमोडिटीज हो, ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाई करते हैं, और यदि नीचे जाएगा तो आप पुट बाई करते हैं। तो उसको हम लोग लिखते हैं पुट को पीई। तो आपको, आप जिस तरफ आपका व्यू है आप वो व्यू लेके चल सकते हैं, और उसमें स्ट्राइक प्राइस होते हैं। अब डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा दोस्तों, डिटेल में आप मेरे वीडियो जाके देख लीजिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग का डिटेल वीडियो है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना आप समझिए कि ऑप्शन में भी एक्सपायरी होता है, मगर इसमें सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है, उसमें सर्टेन स्ट्राइक प्राइसेज होता है। तो ऑप्शन और फ्यूचर दोनों आपके लगभग सेम है। मतलब फ्यूचर में आप डायरेक्ट मार्जिन देके ट्रेड कर सकते हैं, पूरा पैसा नहीं देना पड़ता है, मगर ऑप्शन में एकदम छोटा सा पैसा लगता है, थोड़ा सा पैसा लगता है, प्रीमियम, जो प्रीमियम के रूप में होते हैं। और उसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें होते हैं, ओटीएम, एटीएम, मॉनीनेस ऑफ द ऑप्शन। तो इसमें मैं अभी नहीं जाता हूँ। बस आपको ये समझना है कि यदि आइटम, आपको कोई भी आइटम आपको ऊपर जाने का लगेगा तो आप कॉल बाई करेंगे, और नीचे जाने का लगेगा तो पुट बाई करेंगे, पीई आप बाई करेंगे। नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और कॉल में ऊपर जाएगा तो आपको कॉल साइड प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये था एक जनरल सिनॉप्सिस। मैंने पहले भी बताया, ये बेसिक बिगिनर्स के लिए है, और डिटेल आपको जानना है तो आप ऑप्शन के वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि मैंने लगभग कोशिश किया आपको क्लैरिफाई करने के लिए। और दोस्तों ऑप्शन भी लॉट में होता है। मान के चलिए एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्री का अभी भाव 1200 रुपया चल रहा है। आपको लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर जाने वाला है, तो आपने रिलायंस का 1200 का वो स्ट्राइक प्राइस होता है, स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। जितना दूर का स्ट्राइक प्राइस होता है उतना प्रीमियम सस्ता होता है, जितना नज़दीक का होता है उतना प्रीमियम महंगा होता है दोस्तों। और मैंने पहले ही बताया, जो भी टेक्निकल चीज़ें आप जाके वीडियो जाके देख सकते हैं, अलग से वो वीडियो है। तो दोस्तों मान के चलिए रिलायंस इंडस्ट्री का 1200 का कॉल, आपको लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाएगा, और 1200 का कॉल का प्रीमियम है मान के चलिए 100 रुपया, और इसका लॉट साइज है 300। तो 300 इंटू 100 कितना होगा दोस्तों, 30,000 रुपया। तो 30,000 रुपया में आप रिलायंस इंडस्ट्री का 1200 का कॉल बाई कर सकते हैं। अब यदि रिलायंस का भाव 1200 से 1210, 20, 30 ऐसे जाता है तो वो डेल्टा के हिसाब से चेंज होता है। वो डेल्टा का विषय में मैंने वीडियो डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो मान के चलिए 100 रुपया का भाव पहुंच गया 120 रुपया बढ़ने की वजह से, तो 20 इंटू 300 आपको प्रॉफिट हो जाएगा लगभग 6,000 रुपये का। तो 30,000 डाल के आपको 6,000 रुपये का प्रॉफिट देगा। ये हो गया कॉल साइड। और पुट साइड में भी अकॉर्डिंगली जाता है। दूर का स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो प्रीमियम सस्ता रहता है, और नज़दीक का महंगा रहता है। तो दोस्तों आसान भाषा में मैंने आपको गाइड करने का कोशिश किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों डिवेंचर्स, मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स तो एकदम सिंपल है आपको समझने के। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मैंने पहले भी बताया, ये स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में बाई सेल होता है, मगर वो बाई सेल आप स्टॉक एक्सचेंज से, एनएससी बीएससी से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको ब्रोकर थ्रू ही करना पड़ता है। क्योंकि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर जो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनका इंस्ट्रक्शन है कि ब्रोकर के थ्रू से ही किया जाएगा। तो ये रेगुलेशन के हिसाब से आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रोकर बहुत सारे हैं, जेरोदा है, एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल है। किसी में भी आप अकाउंट खोल के आप वो शेयर बाई सेल कर सकते हैं। और दोस्तों ये ब्रोकर्स हैं। और ब्रोकर्स का जो है दोस्तों
अकाउंट होता है एनएससी बीएससी में, उस अकाउंट में वो लोग एनएससी बीएससी वो ट्रांजेक्ट करते हैं। उससे हम लोग को रिटेलर्स को कोई मतलब नहीं रहता है। आप ब्रोकर से जो भी प्रॉब्लम होता है आप ब्रोकर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ब्रोकर होता है इंटरमीडियरी, मतलब कि एनएससी बीएससी और रिटेलर के बीच में बैठ के जो काम करता है, और ब्रोकर हमारे तरफ से रिटेलर से कमीशन लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकरेज। ठीक है, तो इंट्राडे ब्रोकरेज होता है, जो भी आइटम आप ट्रेड करते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसमें ब्रोकरेज ब्रोकर का इनकम होता है। ये एकदम सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पोर्टफोलियो। अब जानते हैं दोस्तों पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो मतलब होता है दोस्तों बंच ऑफ स्टॉक्स, यानी कि यदि आप के पास 10 शेयर है तो उसको हम लोग बोलते हैं, आपको कोई पूछता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना है तो आप बोलते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में 10 शेयर है, यानी कि पोर्टफोलियो मतलब होता है बंच ऑफ स्टॉक्स। और पोर्टफोलियो को बहुत सारे टेक्निकल डेफिनेशंस भी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इतना समझिए कि पोर्टफोलियो मतलब होता है बंच ऑफ स्टॉक्स, कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। तो मान के चलिए आपके पास 30 शेयर है तो आपके पास 30 शेयर का पोर्टफोलियो है। नेक्स्ट आइटम आते हैं दोस्तों बियर एंड बुल। तो ये एक टेक्निकल टर्म है स्टॉक मार्केट का, बियर और बुल। तो बियर मतलब होता है दोस्तों डाउनसाइड, यानी कि बाजार गिरता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बियरिश, और यदि बाजार उठता है तो उसको बोलता है कि बाजार बुलिश है, BULLIS, बुलिश है। बुल और बियर यानी कि सांड और भालू को इसको कंपेयर किया जाए, सांड अपने सींग से मारता है ऊपर और भालू पंजे से नीचे मारता है, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से बुल और बियर बोला जाता है। तो यदि बाजार ऊपर है तो आप बोल सकते हैं बाजार बुलिश है, और यदि नीचे है तो बाजार बियरिश है। तो एकदम सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों लिक्विडिटी। तो दोस्तों दूसरा वर्ड है लिक्विडिटी, ये काफ़ी कॉमन है। यदि बायर और सेलर ज़्यादा है किसी भी जनरली निफ्टी 50 के शेयर में जो 50 कंपनी है उसमें बायर और सेलर ज़्यादा रहते हैं और लिक्विड रहता है। लिक्विडिटी मतलब जिसमें आप बाई और सेल इमीडिएटली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, वो लिक्विड होता है, जिसको कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं आप। मगर ऐसे ऐसे स्टॉक भी होते हैं जो इलिक्विड होते हैं, बाई कर लिया मगर सेल करने में कोई बायर नहीं आते हैं, और सेल कर दिया तो बायर कोई नहीं आता है, और आपको बाई करना है तो सेलर कोई नहीं आता है। तो ऐसे शेयर से आपको दूर रहना है। तो लिक्विडिटी मतलब होता है जो शेयर जिसमें बायर और सेलर ज़्यादा हो, जिसका डिमांड और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। तो दोस्तों लिक्विडिटी पता चलता है आपको, मैंने पहले भी बताया, आस्क और बिड रेट से। आस्क और बिड रेट का डिफरेंस कम जिसमें होगा उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, उसी को आप चूज किया कीजिए। आस्क रेट और बिड रेट का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो उसमें आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि उसमें इम्पैक्ट कॉस्ट के विषय में मैंने डिटेल वीडियो बना के डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। इम्पैक्ट कॉस्ट लगता है, जो कि एक रिस्की ट्रेड हो सकता है कोई भी ट्रेडर के लिए। नेक्स्ट आइटम है दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि कैपिटल मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में पहली बार कंपनी अपना शेयर इश्यू करती है IPO के जरिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए। तो आपको कोई पूछे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, तो सिंपली आप बता सकते हैं कि IPO जो होता है वो कंपनी अपना शेयर पहली बार जब इश्यू करती है आम जनता को, आम सिटीजन्स को, तो उसको हम लोग बोलते हैं IPO। तो जिसमें इंस्टीट्यूशंस भी पार्टिसिपेट करते हैं, मगर जनरली ये पब्लिक को इश्यू किया जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं IPO में प्राइस फिक्स होता है, प्राइस बैंड होता है, वो फिक्स होता है, और शेयर उसका एक डेट होता है, अलॉटमेंट डेट होता है, लिस्टिंग डेट होता है, वो सारे डेट के हिसाब से ये प्रोसीड किया जाता है। और जिस दिन लिस्टिंग डेट होता है वो लिस्टिंग होता है, आपका अलॉटमेंट के दिन में सारे शेयर होल्डर को अलॉट हो जाता है जिस चीज़ को मिलना है, और यदि जिसको नहीं मिलता है उसका पैसा रिफंड हो जाता है। अभी तो पैसा ब्लॉक हो जाता है आसबा द्वारा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। आसबा आपका बैंक अकाउंट में ही पैसा ब्लॉक रहता है, कहीं जाता नहीं है। यदि शेयर मिलता है तो वो डेबिट हो जाता है, और यदि नहीं मिलता है तो वो पैसा आपका रिलीज हो जाता है। मगर जिसको शेयर मिलता है वो कब बेच सकता है, जब लिस्टिंग डेट में लिस्टिंग होता है NSE BSE में, तब वो शेयर होल्डर बेच सकता है। IPO रिलेटेड भी मैंने मेरा लाइव वीडियो में IPO एक लाइव सेशन का वीडियो है जिसमें नीचे IPO लिखा हुआ है। IPO रिलेटेड मैंने टेक्निक भी बताया है, कौन से IPO सही रहते हैं, आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। दोस्तों ये सिंपली मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, बिगिनर्स के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों PE रेशियो। दोस्तों इसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, आप नोट कर सकते हैं।
जनरली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई भी शेयर में, तो कौन सा शेयर सस्ता है ये पता करने के लिए पीई रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी कि मार्केट में जो भाव चल रहा रहता है एनएससी बीएससी में के प्लेटफॉर्म में, उसका जो भाव है उसको आप डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उससे। मतलब कि 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना पैसा पे कर रहे हैं। मान के चलिए एक कंपनी है ए, दूसरा कंपनी है बी, तो एक कंपनी का पीई रेशियो है आपका 2 रुपया और पहला जो बी कंपनी है उसका पीई रेशियो है 3 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी 3 रुपया नहीं 3, तो ये पॉइंट में गिना जाता है रेशियो में, तो 3 और पहला कंपनी का 2। इसका मतलब यह है 1 रुपया कमाने के लिए आप 2 रुपया पे कर रहे हैं कंपनी ए खरीदने के लिए, और दूसरा कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए आप 3 रुपया खर्च कर रहे हैं, 3 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि आप कंपनी ए में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कमाना तो 1 रुपया ही है मगर इन्वेस्ट आप कम करेंगे, 2 रुपया करेंगे। तो ये कंपेरेटिव टू कंपनी बी ये कंपनी ए सस्ता है। तो दोस्तों पी रेशियो इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो मतलब सेम, अब अर्निंग पर शेयर को हटा दीजिए, उसमें बुक वैल्यू रख दीजिए। तो बुक वैल्यू मतलब होता है कंपनी का रियल वैल्यू, कंपनी का, इसको हम लोग बोलते हैं एक उचित मूल्य, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है असेट माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। यानी कि कंपनी का असेट से आप लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो कंपनी का अपना पैसा हो गया, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। तो यदि मार्केट प्राइस पर शेयर से बुक वैल्यू पर शेयर आप डिवाइड कर देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये भी सस्ता महंगा दिखाता है दोस्तों। यदि मान के चलिए बुक वैल्यू के हिसाब से यदि 10 टाइम्स है कंपनी ए का शेयर और कंपनी बी का शेयर है 9 टाइम्स, तो आपको समझ में आ गया कौन सा सस्ता है। तो कंपनी बी सस्ता है, क्योंकि बुक वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा टाइम्स है कंपनी ए और कंपनी बी कम, ज़्यादा टाइम्स कम नहीं, मतलब 9 है कंपनी बी और कंपनी ए 10 है। तो इन कंपैरिजन टू कंपनी ए कंपनी बी सस्ता है, तो आप सस्ते की तरफ जाना चाहेंगे, महंगा स्टॉक नहीं खरीदना चाहेंगे। ये होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। दोस्तों ये मेरा जो वीडियो है आज का, जो बिगिनर्स के लिए मैं बना रहा हूँ, ये पार्ट 1 है। मैं इसको स्प्लिट करके बनाऊंगा दोस्तों, काफ़ी नहीं तो लंबा हो जाएगा, आपको सरल रहेगा समझने में। ये पार्ट 1 रहेगा और आने वाले दिन में मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा बहुत जल्दी। तो नोट डाउन करते जाइए दोस्तों। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हो गया। बुक वैल्यू मैंने बता ही दिया आपको, एसेट माइनस लायबिलिटीज को बुक वैल्यू बोला जाता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। नेक्स्ट होता है दोस्तों ब्लू चिप स्टॉक्स। बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि ब्लू चिप स्टॉक खरीदो, ब्लू चिप स्टॉक अच्छा होता है। तो ब्लू चिप होता है दोस्तों अच्छे शेयर जिसका फंडामेंटल अच्छा होता है, जिसका ग्रोथ पोटेंशियलिटी होता है, जो ह्यूज होता है, मतलब साइज में भी, मार्केट कैप में भी बड़ा होता है। मार्केट कैप अभी मैं आऊँगा, मार्केट कैप क्या होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो सॉरी मार्केट प्राइस पर शेयर, जो भी कंपनी का मार्केट नंबर ऑफ शेयर होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर, उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जैसे जैसे कंपनी का भाव बढ़ते जाता है मार्केट कैप भी बढ़ते जाता है। तो 3 टाइप के कैप होते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। तो दोस्तों ये था दोस्तों, अभी मैंने बताया ब्लू चिप स्टॉक। तो अच्छे स्टॉक को, जैसे कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ब्लू चिप स्टॉक बोला जाता है, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और ग्रोथ पोटेंशियलिटी रखते हैं और काफ़ी मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा होता है इनका। तो एग्जाम्पल के तौर पर निफ्टी 50 हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है दोस्तों स्टॉक, जैसे मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है, उसको डिवाइड करना, यानी कि 1 लाख रुपया मान के चलिए पूरा आपने रिलायंस इंडस्ट्री में डाल दिया। कल को रिलायंस इंडस्ट्री का भाव गिर गया है, कुछ हो गया कंपनी में, तो आपका पूरा 1 लाख रुपया भी डूब सकता है। तो इसका रिस्क मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपया को डाइवर्सिफाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बहुत सारे शेयर्स में। जैसे 10 शेयर आपने ले लिया, वेदांता ले लिया, TCS ले लिया, रिलायंस ले लिया, ICICI बैंक ले लिया, तो आप अपने रिस्क को क्या करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे। तो दोस्तों 2 टाइप का रिस्क होता है। एक रिस्क होता है सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। रिस्क मतलब होता है चांसेस ऑफ लॉस। तो सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क 2 रिस्क होता है स्टॉक मार्केट में। सिस्टमैटिक रिस्क का मैं एग्जांपल देता हूं आपका कोरोना, जो कि आप डाइवर्सिफाई करके भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
सिस्टमैटिक रिस्क नेचर के वजह से होता है, आपका जो कंट्रोल से बाहर होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों कि कोरोना एक एग्जाम्पल है जिसमें आप 10 शेयर क्या 20 शेयर में भी डाइवर्सिफाई कर देंगे तो वो गिरना ही गिरना है, क्योंकि कोरोना सारे में फार्मा सेक्टर के अलावा चारों तरफ उसने इम्पैक्ट किया था। और दोस्तों नेक्स्ट होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। कोई कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी का इंटरनल कारण से यदि प्रॉब्लम आता है तो रिस्क होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। हाँ, जैसे मैंने बताया अनसिस्टमैटिक रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं डाइवर्सिफाई करके, क्योंकि मान के चलिए रिलायंस पे प्रॉब्लम आए तो बाकी कंपनियों में प्रॉब्लम आएगा, जरूरी नहीं है। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन से आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो था बिगिनर्स के लिए। मैं सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊँगा आप लोग के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये बिगिनर्स के लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा, इतना मुझे उम्मीद है। और बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा पार्ट 2 में। तो उसके लिए आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए, और ऐसे ही वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन भी मैं आता हूँ दोस्तों। लाइव में मैं डेली रात को 8 बजे के बाद 1 से 2 घंटे के लिए मैं लाइव आता हूँ। लाइव सेशन में आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों सैटरडे सुबह 1 से 2 घंटा और संडे जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं लाइव आता हूँ। तो लाइव सेशन फ्री प्लेटफॉर्म रहता है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना रहेगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।